आफ्टरनून जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। बढ़िया। श्रेय, यस हाँ सर। जी। हैप्पी दशहरा टू यू आचार्य जी। हम्म। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा जी आप सभी को। हैप्पी जितने दशहरा मंजू जी को भी। मंजू श्रेया जी। मंजू जी तो आज है नहीं, हाँ आज शोभना जी है। हाँ शोभना मेरा वो बेटे चला के बैठा हुआ था तो उसने अपने से ही हाँ चला दिया। अच्छा 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 ओके शोभना जी है ओके हाँ ओके। जी। मंजू जी के यहाँ तो अभी मॉर्निंग हुआ है ना, अर्ली मॉर्निंग रहता है वहाँ पे यूएस कनाडा में, वो थोड़ा दिक्कत है। चलो हाँ तो किया था हमने, जुपिटर वाला हो गया था ना, जुपिटर। सर लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ? असल में लास्ट टाइम मैं तो उसी चक्कर में रही, आपने कहा था फ्राइडे अरे मैसेज ना। डाले हुए थे भाई पहले ही, मैं वेडनेसडे असल थर्सडे में से, नहीं, घर में गेस्ट आए हुए थे, मैं फोन उठा के नहीं देखा। थर्सडे से और मैसेज था। हाँ जब बाद में देखा रिकॉर्डिंग, मैंने कहा सर ने तो कहा था कि नहीं है क्लास, फिर क्लास कैसे हो गई? यही यही हो गया। हाँ, एक्चुअली पेरेंट्स आए हुए थे, मदर थोड़ा बीमार थी, कल ही गए हैं। अच्छा अभी ठीक है। तो इसी नहीं, ठीक तो नहीं, अभी सिस्टर के पास गए हैं। अच्छा। उनको आपको बताया था ना, किडनी की प्रॉब्लम तो है ही सही। हाँ, चलो तो ठीक है। उनका बढ़ रहा है, बस क्रेटनिन बढ़ ही जा रहा है। क्रिएटिनिन बढ़ रहा है ना। हाँ। नहीं तो गड़बड़ है किडनी का। हम्म, वो भी मैंने करके दिया था जो आपने बताया था ना, उसका पीपल, और उसका पानी भी पीते रहे हैं, हम्म। पीपल और नीम का, उससे भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, और ज्यादा ही हो गया ना तभी करके। तो चलो अरे वो करवाना नहीं, उन्होंने डायलिसिस के लिए मना कर दिया, मैं नहीं करवाऊंगा। डायलिसिस तो ठीक है, बट है तो उससे सिर्फ वही है कि टेम्पररी रिलीफ है। हाँ टेम्परेरी है वो, फिर ये होता है कि किडनी टोटली डिपेंडेंट हो जाती है। अभी तो थोड़ा बहुत काम कर रही है ना, तो उस टाइम तो बिल्कुल 0% उनका वो हो जाएगा वर्क। तो एग्जैक्टली ये। बस। और असल में हमारे, मेरे जो मामा साइड में है भी ये प्रॉब्लम, दो तीन मामा की डेथ इसी वजह से हुई है। ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही डायलिसिस स्टार्ट हुआ, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ ऐसे गए सब। तो इसलिए वो तो फिर दिमाग में उनके वही घूम रहा है कि भी मैं मेरे साथ भी वही रिपीट नहीं लग जाएगा वही इसमें। ना रिपीट हो जाए। तो इसलिए चलिए बस इसलिए थोड़ा ठीक है। परेशान रही थी। हाँ कोई नहीं, पहले देखो सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट हाँ जी। सबसे पहली जो चीज़ है ये मेडिकल, उसको पहले। क्लास हाँ नहीं हुई तो क्या रिकॉर्डिंग का है ना। हाँ, नहीं बस वही मेरे को वही कह रही, मैंने कहा पता हो तो, मतलब वो देखा ही नहीं ना फोन, तो इसलिए बस मिस हो गया। ठीक है। देखो आपके आपने ये आपके पास एक और एक चीज़ बताता हूँ, तब तक म्यूट कर लीजिएगा ना। जैसे आपके रिकॉर्डिंग में आपको डिस्टर्बेंस आएगी, सबको होगा। हम्म, बहुत सी बार हम देखते हैं या कुछ चीज़ जैसे हमें जैसे मेरे पास तो आते हैं क्लाइंट्स, या पूछते हैं कि क्या ये मतलब इस डेट के हिसाब से या ये हॉरोस्कोप के हिसाब से क्या लगता है सेकंड मैरिज, दो मैरिज के चांसेस हैं, सेकंड मतलब दो मैरिज के चांसेस हैं। और ये जनरल क्वेश्चन आने लग गए आजकल, दो मैरिज है ना। तो कुछ मैं आपको बेसिक बताता हूँ, वहाँ से हमें कुछ आइडिया लग सकता है कि हाँ इस नेटिव का प्रोबेबिलिटी है ना। डैम श्योर के लिए तो और ज़्यादा उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एक जो बेसिक चीज़ें हैं मैं कुछ कुछ वो आपको बता देता हूँ कि हाँ ये चीज़ें देखते हैं हम लोग, और वहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर किसी के भी एसेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस लगन होता है, लगन वाला घर, वहाँ पे कोई भी पापी ग्रह मैलेफिक प्लेनेट आके बैठ गया, मैलेफिक। ये सिर्फ एक व्यू बता रहा हूँ, खाली इस व्यू के ऊपर हम एग्जैक्ट एकदम नहीं कह देते कि हाँ भाई ऐसे के तो दो होंगे, लेकिन हाँ ये कुछ कॉज यहाँ से समझ में आता है।
किसी के भी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस या एसेंडेंट में वहाँ पे अगर पापी ग्रह आ जाए, पापी ग्रह कौन सा है, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, ऐसा, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं वन मोर, मतलब मोर देन वन मैरिज के। अगर किसी की हॉरोस्कोप के अंदर मार्स और वीनस का कंजक्शन हो, मार्स और वीनस यानी मंगल और शुक्र युति बना के बैठे, वो भी कौन से घर में, या तो फोर्थ में, सेवेंथ में या ट्वेल्थ में, या तो फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, अगर इन तीनों घरों में से किसी भी घर में अगर मार्स और वीनस साथ में है, तो ये बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पे सेकंड मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या कहीं पे वीनस वीक हो रहा है तब ये गड़बड़ होगी। तीसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि यदि मार्स, अकेला मार्स फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ या ट्वेल्थ, 4, 7, 8, 12 में अगर है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है मोर देन वन मैरिज की। अगर जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ जाए, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ जाए तब भी मोर देन वन मैरिज। आचार्य जी 4, 7, 8, 12 में कौन सा प्लैनेट होना चाहिए तब होगा? मार्स। मार्स। अगर जुपिटर सेकंड हाउस में जाके बैठ जाता है तब भी कहते हैं कि एक से ज़्यादा मैरिज। अगर कहते हैं किसी के हॉरोस्कोप में, लिख लिया ना यहाँ तक, नोटेड, अगर किसी के हॉरोस्कोप में सैटर्न सेकंड हाउस में हो, कंडीशन लिखिए, अगर सैटर्न सेकंड हाउस में हो और राहु सेवेंथ हाउस में आ जाए, प्लेनेटरी पोजीशन प्लेसमेंट बता रहा हूँ, सेकंड हाउस में सैटर्न हो, सेवन्थ हाउस में राहु हो, तो भी दो शादी की ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। अगर सेवेंथ हाउस में मरकरी हो, अगर सेवेंथ हाउस में मरकरी हो तो ये कहता है कि इस नेटिव का जो झुकाव होता है ना, वो पॉसिबिलिटी ऐसी बना देगा कि हाँ दूसरी शादी उस तरफ इसका अपने आप ही डाइवर्ट होने लग जाएगा इसलिए। ठीक है, एक और देखते हैं हम इक्वेशन क्या होती है। वो होती है कि अगर सेकंड, 7 और 10, 2, 7, 10, इन तीनों में से इनका जो लॉर्ड होगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस का लॉर्ड, अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो प्लेसमेंट प्लेनेट, सेकंड, सेवन्थ या 10th लॉर्ड की प्लेनेटरी पोजीशन का हो, फोर्थ हाउस में हो, तो भी सेकंड मैरिज। ये कुछ इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको, जो बेसिक लेवल के ऊपर देखी जाती है पॉसिबिलिटी के लिए। अब तीनों के लॉर्ड इकट्ठे या कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक का? तीनों का अगर जैसे कंजक्शन बन रहा है फोर्थ हाउस में, 2 से ज़्यादा प्लेनेट हो वहाँ पे, और वो प्लेनेट इन, अच्छा ठीक है। तो ये सिर्फ एक बेसिक लेवल का बताया मैंने, यहाँ से पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन करने के लिए वो फिर आगे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ बहुत सी बार होता है ये होते हुए भी नहीं हो रही है। आप ये भी देखोगे, ये सारी जैसे कोई, मैं आपको बता रहा इक्वेशन कोई सेट हो रही है लेकिन उनकी ऐसी कुछ नहीं है, तो उसका रीज़न दूसरा होगा वहाँ पर। बेसिक में ये देखते हैं, ठीक है। एक आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है राहु, क्योंकि हमें जो राहु के बारे में या सैटर्न के बारे में, केतु के बारे में इस तरीके से ही बताया कि जैसे ही नाम आता है ना राहु, केतु, सैटर्न का, तो ये एकदम से डिमोरलाइज हो जाता है पर्सन, 50% उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। उसके सामने जैसे देखा था हमने रामायण में, क्या बलि था ना, बाली का, सुग्रीव का भाई बाली, उसका क्या था, उसके सामने जो भी जाता था उसका आधा बल घट जाता, उसके अंदर आ जाता। तो ये सैटर्न राहु केतु बाली है ना, इनका नाम लेते हुए अपना आधा बल घट जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है ना। राहु का सबसे बेस्ट रेमेडी बताऊँ मैं आपको फीमेल्स के हिसाब से। आज मैं, आप सब लोग स्क्रीन पे आज फीमेल ही हो ना, तो चलो फीमेल के हिसाब से बताता हूँ, फिर मेल का ही बताता हूँ।
राहु अगर किसी को परेशानी हो रही है राहु की वजह से सबसे बेस्ट रेमेडी है हमारी, अगर आपने देखा होगा हमारी मम्मी दादी नानी को सब मांग भरते थे ना, मांग सिंदूर भरा जाता है यहाँ से यहाँ तक, सबसे बेस्ट रेमेडी राहु की, सिंदूर भरा जाता है, मांग भरी जाती है। ठीक है, अब मान लिया आजकल के अगर आप देखें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे मांग भरने का सिर्फ एक, यहाँ पे एक ऐसे आजकल स्टिक्स वगैरह आती है, उससे यहाँ पे एक मार्क किया जाता है, फुलफिल हो गया, मांग भर दी, लेकिन एक्चुअली मांग तो वैसे ही भर जाती है। दूसरी चीज़ अब क्या कर सकते हैं, जैसे नहीं है इतना मांग वाला सिस्टम, तो कम से कम ऐसे लोग जो मांग, जैसे फीमेल्स मांग नहीं बढ़ती और जेंट्स तो मांग भरेंगे नहीं, सिस्टम ही नहीं है वो तो, है ना तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे उनको ये कह सकते हैं कि आप कम से कम अगर राहु से अगर कोई दिक्कत आ रही है, राहु का सबसे बेस्ट रेमेडी थी कैप पहनना चालू करो, टोपी, लेकिन उसका शेड कौन सा होगा, और राहु कौन है, मैं हमेशा बताता हूँ राहु है आपका हाथी, राहु से हम हाथी, एलिफेंट, अब हाथी को कौन कंट्रोल करता है, महावत, महावत बोलते हैं मंगल, और लाल कलर किसका है, मंगल का, इसलिए जब औरत अपनी मांग भरेगी सिंदूर से, वो मंगल आएगा, मंगल रिप्रेजेंट करेगा उसको, तो जहाँ मंगल आएगा और राहु बच जाएगा। तो जो आज के टाइम में जो मांग नहीं भर सकते उनसे कहिए कम से कम सर पे अपने रेड चुन्नी जरूर रखें, जितनी भी फीमेल्स है ना आजकल ये पहनते हैं सलवार सूट्स वगैरह जो भी होता है, तो कम से कम आप रेड चुन्नी हो, और जो मेल है उनको बोलिए आप कैप पहनना चालू कर दो, जब भी घर से बाहर निकलो कैप लगाओ। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके जब तक राहु की दशा चली उन्होंने कैप नहीं उतारी थी, याद है कौन है, हिमेश रेशमिया। राइट, आप कैप लगाते हो, अब नहीं लगाता है। उन्होंने रेमेडी की थी और लोग हंसते थे कि देखो दिन भर रात को भी कैप लगा के बैठता है, लेकिन उनको देखो एक चीज़ होती है, आप दूसरों की परवाह मत करो, आपको क्या करना, आपके लिए क्या सही है वो इम्पोर्टेंट हो, तो उन्होंने अपनी राहु की दशा का रेमेडी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैपिंग, किसी को अगर राहु का है एक कैप पहन सकते हैं, हालांकि बाकी की मैंने बहुत सारी रेमेडी बताई, पर एक ये नई एक और चीज़ है कि हाँ इससे भी हो सकता है, और स्पेशली जो शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं ना, सट्टा वगैरह जो लगाते हैं, उनका तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उन लोगों का राहु, जो शेयर ट्रेडिंग, सट्टा, लॉटरी, जो भी जुआ, ये सब उनका राहु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए कम से कम कैप लगा के रहूँगा, देखो फिर क्या मज़ा आएगा। या राहु से सर, राहु का असर ऐसे भी होता है कि घर छोड़ के जैसे कोई चला जाता है, मेरे पास एक केस आया था, राहु का तो राहु की दशा, राहु की दशा प्लेसमेंट पर डिपेंड करे, प्लेसमेंट कहाँ तो अच्छा, राहु देखो ऐसा होता है, एक ऐसे इक्वेशन ये बनती है कि अगर किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप में 4th हाउस में सैटर्न हो या राहु हो, ये बोला जाता है कि ये बंदा जब तक अपने बर्थ प्लेस से जुड़ा रहेगा तब तक इसकी लाइफ में स्ट्रगल चलेगा, और जितना ये अपने उस जगह से दूर जाएगा, यानी कि विदेश तक चला जाए, अब्रॉड चला जाए, वहाँ पे देखो इसकी एकदम लक फॉर्चून एकदम एक्टिवेट हो, ये इस तरीके से देखते हैं हम लोग, मैं क्या मतलब सॉरी सब एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही देखते। 4th हाउस में सैटर्न राहु है, इसका मतलब उसको बंदे को एक ही एडवाइस किया जाता है, भैया तू यहाँ से दूर निकल, पहले यहाँ से बाहर निकल जाओ, स्टेट चेंज करो, स्टेट चेंज करो, देश कुछ भी करना करो, जब करोगे और तब देखना वहाँ पे क्या होता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है शोभना जी, प्लेसमेंट, उसकी प्लेसमेंट क्या बोलती है, अगर उसकी प्लेसमेंट इस तरीके की है तो करना पड़ेगा। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर असेंडेंट में 1st हाउस में या 8th हाउस में, 1st हाउस या 8th हाउस में या तो केतु की प्लेसमेंट है या मरकरी की प्लेसमेंट है,
एसेंडेंट फर्स्ट और 8th हाउस में, फर्स्ट या 8, लगन या खाना 8 हो गया वहाँ पे, या तो केतु या बुध अकेला, उसके साथ में कोई प्लेनेट कंजक्ट नहीं हो। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि ये जो पर्सन है ना, ये कोई भी फेस्टिवल होगा ना वो धूमधाम से नहीं मना पाएगा। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस ओकेशंस हो घर में, उसमें वो धूमधाम से नहीं मना पाता। उसका मन ही नहीं होगा कि वो लोगों के साथ में मतलब खुशियाँ बांटे त्यौहार की। उसका ऐसा मन करता ही नहीं है कि मैं किसी को ग्रीट करूँ, है ना, अपने रिलेशन से, अपनी फैमिली वालों को हैप्पी दीपावली या होली, जो भी वॉटेवर। केतु की वजह से कि केतु डिटैचमेंट का। केतु और बुध ये क्या बताता है कि इसने अपने प्रीवियस बर्थ के अंदर अपने या तो छोटे भाई का या बहुत क्लोज फ्रेंड हो कोई इसका, या तो छोटा भाई या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसको इसने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया कि उसकी पूरा परिवार उजड़ गया इसकी वजह से। इसलिए अब उस चीज़ को कंपनसेशन, उसका बदला, हाँ, और वो लेगा बदला। तो उसके इस लाइफ में ये प्लेसमेंट बनेगी उसके हॉरोस्कोप में, और उसे ये भुगतना पड़ेगा कि तूने किसी का घर उजाड़ा है, तो तेरे घर में कोई फेस्टिवल ओकेशन ऐसा कोई भी तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे तुम, बाकी सब। ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं चीज़ बताइए। जनरली ऐसे मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना बीच में, ये कभी कोर्सेज के अंदर नहीं बताई जाती, लेकिन ये मुझे सर एक बार रिपीट करना, छोटे भाई बहन या अपना छोटा भाई बहन नहीं, छोटा भाई अच्छा या सबसे क्लोज फ्रेंड हो, एकदम क्लोज फ्रेंड हो, ठीक है ठीक है। उसको पैसे के लिए इतना बड़ा धोखा दिया इसने कि उसका पूरा परिवार उजड़ गया, खत्म हो गया उसका फैमिली, इसकी चीटिंग की वजह से। इसलिए ये इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला जाता है। ये केस स्टडी के ऊपर ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना, कहीं लिखी भी नहीं है। ये केस स्टडी होती है जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें समझ एकदम याद आ जाती है, तो मेरे को लगता है चलो बता देते हैं आपको, ताकि काम आएंगी कभी कभी आगे आपको। तो एक मिनट, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम वीनस की प्लेसमेंट देखते हैं सारे 12 हाउसेज में क्या रहेगी एक वीनस, एक नेटिव के कुंडली में कैसे काम करेगी, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी के भी वीनस फर्स्ट में हो, यानी एसेंडेंट में हो, किसी भी हॉरोस्कोप देखा फर्स्ट हाउस में आपको वीनस दिख रहा है, तो ऐसा नेटिव कैसा होगा, सुंदर दिखने में, अट्रैक्टिव, अच्छा बॉडी, अच्छी आँखें, कहते हैं ना क्या बोलते हैं, नैन नक्श अच्छे, ऐसा कुछ अच्छा दिखने वाला, अच्छा प्यारा लगने वाला, लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, ऐसा सुखी होगा और दीर्घायु। फर्स्ट में अगर वीनस की प्लेसमेंट आती है तो। अगर सेकंड हाउस में वीनस की प्लेसमेंट हो किसी भी हॉरोस्कोप में, सेकंड हाउस में वीनस की प्लेसमेंट अगर आ रही है, तो क्या बताता है, वो बताता है कि इसको मतलब रिच तो होगा ही होगा ही, अलग अलग तरीके से पैसा इसके पास है। और ये कहीं आपको कवि भी मतलब पोइट्री करते हुए भी मिल जाएंगे, इनको कविताएं लिखने का वैसा शौक होगा सेकंड वीनस वाले को। अगर थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है वीनस की, तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। थर्ड हाउस के वीनस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है, कहते हैं ना ऐसा व्यक्ति मतलब बिना अपने को वीनस क्या देता है, लग्जरी, सुख सुविधाएँ, ऐशो आराम, है ना। एक मेल के लिए उसकी लाइफ पार्टनर, इन सब चीज़ों से वो उसकी लाइफ में ये सुख नहीं होगा, इन सब से दूर, धन नहीं, ऐश्वर्य नहीं, स्त्री का सुख नहीं, इस तरीके से। यदि फोर्थ हाउस में वीनस का प्लेसमेंट है किसी के भी हॉरोस्कोप पे, फोर्थ हाउस में अगर वीनस का प्लेसमेंट है, वो क्या बताता है, इसको यहाँ पे अच्छा है फोर्थ हाउस का, वीनस अच्छा रिजल्ट देगा।
अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह खूब सारी है ना, गाड़ी घोड़ा, अच्छा मकान, ज्वेलरी, क्लॉथ, है ना, ड्रेस, कपड़े वगैरह जो भी होता है अपने ड्रेसेस। और एक शुक्र से एक और चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं, होती है खुशबू, यानी परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, है ना, डीओ वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उसके पास में सब कुछ, ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरी उसके पास मिलेगी। किसके पास? फोर्थ वीनस वाले। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में फिफ्थ हाउस में अगर वीनस का प्लेसमेंट है, फिफ्थ हाउस में अगर वीनस का प्लेसमेंट है, तो क्या बोलता है? ये कैसा होगा? एक राजा की तरह, पूरा वैभव है, ऐसे सब कुछ, धन वैभव सब, पुत्र सुख से, और खुद भी इंटेलिजेंट होगा। इसके मेल चाइल्ड भी होंगे, पुत्र सुख भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, सब कुछ होगा। सिक्स की प्लेसमेंट अगर वीनस की है किसी के भी हॉरोस्कोप में, किसी के भी हॉरोस्कोप के सिक्स हाउस में अगर वीनस की प्लेसमेंट है, तो क्या बताता है? ऐसा व्यक्ति एक तो इसके कोई शत्रु नहीं होगा, एनिमिटी नहीं होगी सिक्स वीनस वाले की, लेकिन इसके पास पैसा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ जो बाकी घरों में बता रहे हैं वैसा कुछ इसके पास पैसा भी नहीं होगा। और मे बी ये एक्स्ट्रा रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये आपको मिल जाए, इंडल हुए हैं, और उसकी वजह से फिर ये खुद भी दुखी रहेंगे। एक्स्ट्रा रिलेशन में ये आपको इंडल में मिल सकते हैं सिक्स्थ वीनस वाले में। ठीक है, सेवेंथ में देखो, सेवेंथ में अगर वीनस गया, सेवेंथ किसका? उसका लाइफ पार्टनर का। तो इस पर्सन का लाइफ पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल, कैसा होगा? शुक्र की तरह सुंदर, हाँ, एकदम वैसा, है ना, अच्छी पत्नी मिलेगी, या हो सकता है पत्नी एकदम शांत हो। ऐसा व्यक्ति नो डाउट रिच होगा, ऐसा होगा, लेकिन इसमें भी गड़बड़ यही है कि ये बाहर की तरफ डाइवर्ट होगा, इंस्पाइट ऑफ, मतलब उसका लाइफ पार्टनर होते हुए भी बाहर की तरफ डाइवर्ट होगा। और अगर किसी के सेवेंथ हाउस में अगर वीनस और मून बैठ जाए साथ में, किसी मेल के चार्ट में अगर सेवेंथ हाउस में वीनस और मून का कंजक्शन हो, यानी शुक्र और चंद्र का, तो शुक्र कौन है? इसकी वाइफ। और चंद्रमा कौन है? इसकी माँ। हाउस कौन सा है? सेवेंथ। तो ऐसे पर्सन की वाइफ की अपनी सास के साथ में कभी नहीं बनेगी, खटपट चलती रहेगी, सास बहू का झगड़ा, है ना। टीवी पे डेली शो यही आता है ना, मोस्टली टॉपिक यही बेस रहता है, कहीं कहीं से भी घुमा के लाना वहाँ पे ही वाली, क्योंकि उसके ऊपर 200 या 500 एपिसोड बन जाते हैं। तो उससे दैट ये ऐसा उसकी लाइफ में देखने को मिल सकता है कि उसकी लाइफ पार्टनर और उसकी माँ की आपस में नहीं होगी, और बीच में वो बैठा बेचारा, बीवी की तरफ बोले तो फिर जोरू का बोला, माँ की तरफ बोले तो फिर मेरे से शादी क्यों की, मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब ये सब चलेगा। आचार्य जी आजकल तो फिर सबका चलता है, तो सबका वीनस और मून होगा क्या? एक कॉज है ये, एक इसमें हालांकि ज्यादातर और 90% होता है आजकल। देखो क्या हो रहा था ना ऐश्वर्या जी, बीच में एक ये बहुत बड़ा चेंजेस आया था 20 साल पहले की बात, मतलब वहाँ से चल रहा था ऑलमोस्ट 20 साल यही वाली चीज़ें होती थी कि या तो माँ बाप कह हाँ। देते थे तू निकल जा घर से बाहर, या बीवियाँ कह देती छोड़ो चलते हैं अपन तो यहाँ से, मतलब कहीं ना कहीं पे यूनियन जो फैमिली हुआ करती थी वहाँ पे उसमें डाइवर्जन हुआ, टुकड़े हुए उसके। स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा चलता रहा, वहाँ पे उनको फ्रीडम मिल गई कि हमें अब कोई टोकने वाला नहीं है ना, पति देव ऑफिस जा रहे हैं, हम आराम से
नहीं तो घर पे तो सासू माँ है, ससुर भी है, कोई काम भी हो सकता है, कह भी सकते हैं, वहाँ पे कौन कहने वाला है। लेकिन दिक्कतें कब आने लगी, जब उन्होंने अपनी फैमिली को एक्सपेंड किया, यानी कि उनके घर में कोई बेबी आया। अब टाइम ऐसा है कि सिंगल अर्निंग पे नहीं चल रहा है, मेट्रो सिटीज़ में जाए तो, है ना, दोनों जो जीवन की गाड़ी के जो दो पहिए हैं, कहते हैं ये दोनों चलने चाहिए साथ में। जब अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तो फिर वो तीसरे को कौन संभालेगा? तो फिर क्या हुआ, क्रैशेस खुलने लग गए। प्रोफेशनली लोग अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के जाते थे, फिर ऑफिस टाइम ख़त्म होने जब लेके जाते थे, उनका बच्चा सेफ, उनको ये एश्योर्ड हो जाते थे, और जो प्रोफेसर थे उनका अपना एक अर्निंग वाला नया काम बन गया। लेकिन ये मतलब चीज़ें बाद में फेस होने लगी जब वही बच्चे 9th-10th में आए, क्योंकि कंट्रोलिंग रही नहीं। जब माँ बाप थे, दादा थे, सब एक बच्चे के ऊपर कंट्रोल भी रहता है, प्यार भी रहता है, लेकिन वहाँ पे उसको पता है अपने को कोई कहने वाला नहीं है, ना उसने चीज़ देखी, तो वहाँ पे वो बच्चे गलत ट्रैक के ऊपर जाने लग गए। क्योंकि देखो, इंसान कोई भी है और जानवर भी है, हर एक को प्यार तो चाहिए। प्यार का मतलब खाली वो मेल फीमेल वाला वो नहीं है, प्यार एक माँ बेटे का, दादा, किसी का, भाई बहन का, सबका प्यार है ना। जिसे प्यार नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ स्नेह, बहुत अच्छा वर्ड है स्नेह। तो उसकी सबको एक्सपेक्टेशन रहती है ना, ये कोई गलत नहीं है। तो उन बच्चों को वो चीज़ें मिलती नहीं है, तो फिर जब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तो फिर ऑब्वियसली बात ढूंढेगा वो। और बाहर की दुनिया ऐसी है कि उसको पता है, उनको एक वीक पॉइंट चाहिए होता है ना, कि इसका वीक पॉइंट क्या है, यहाँ से उसको। तो ये सारे बच्चे इस तरीके से जाने लगे, तब जाके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खाली उन लड़कियों की गलती थी जो उन्होंने अपने पति को बोला या कि अलग करते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी कुछ रहा होगा। देखो, खाली एक हाथ वो भी से अफेक्ट करता है। दोनों चीज़ें एफेक्ट करती है। या तो उनको थोड़ा बच्चों की तरफ से सोचना चाहिए था, बच्चों को थोड़ा अपने माँ बाप की तरफ से सोचना चाहिए था, तो मे भी शायद ये परिवार कभी घटते नहीं। जब चीज़ें ये सामने फेस होने लगी, देन दैट टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अपन ने किया क्या है। हम सब लोग तो उस मशीन की तरह घूम रहे हैं, हमें कुछ कर तो बच्चों के लिए रहे हैं, लेकिन हम बच्चों से कितना दूर हो गए। फिर बच्चे को जब वो माँ बाप का प्यार या अटेंशन नहीं मिल पा रही है, जो चाहिए वो नहीं मिलता, फिर बच्चा हो जाता है। तो ये वापस अब ये चीज़ें हुई है कि हाँ, अब वो चीज़ें कम होने लगी है। और अब यस, अगर लड़का कह देता है कि नहीं अपन घर चलते हैं, उसकी वाइफ कहेगी नहीं मुझे यहीं पे रहना सबके साथ, तो ऑलमोस्ट केसेस में मैं अब देख रहा हूँ, और अब अच्छा लगता है कि चलो सही हो रहा है। तो खाली मून और वीनस का एक कंजक्शन ये बताता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा यहाँ पे अगर कंजक्ट होते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स ऐसे बोलते हैं कि इसकी बहू की और इसकी माँ की आपस में खटपट खटपट चलती रहेगी। सास बहू की तो चलती है ही है, लेकिन ये भी चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब देखें जो पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, अब वो लोग बहुत अच्छी तरीके से, शायद में भी एजुकेशन का फ़र्क हो रहा होगा। पहले तो एजुकेट होते नहीं थे, तो वहाँ पे कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, वही चल रहा था। तो बहू सोचती थी आज मैं बहू, कल मैं भी सास बन जाऊँगी। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो सर फिर रेमेडी नहीं इसके लिए दे सकते, बड़ी सो अच्छी दैट कि रेमेडी न्यूमेरोलॉजी कोर्स में बताई हुई है मैंने आप लोगों को, रेमेडी सास बहू अच्छा, की बताई हाँ हुई है, याद है? ठीक है, बताइए। वो खीर, खीर वाली है। फ्राइडे के दिन, हाँ फ्राइडे के फ्राइडे को। दिन हाँ दूध चावल शक्कर, ये हाँ जी। कॉम्बिनेशन देखो क्या बन रहा है। हाँ, कॉम्बिनेशन को मून, समझ जाओ, रेमेडी आपके मून सामने। वीनस, दूध चावल तो मून वीनस हो गए। मीठा कौन है? मीठा, मीठा भी वीनस है, मंगल। मंगल है, हाँ ठीक है। रेमेडी ऐसे ही बनती है, रेमेडी कोई हाँ ठीक है सर। लॉजिक आपके सामने। अगर 8th हाउस में किसी का वीनस का प्लेसमेंट हो, अगर किसी के हॉरोस्कोप में 8th हाउस में वीनस का प्लेसमेंट हो, देन व्हाट, अच्छा पैसे वाला, दीर्घायु, अच्छी इसके पास लैंड्स वगैरह होंगी। शनि का घर है 8th हाउस, शनि का मान नहीं, मंगल का घर है, सॉरी 8th मंगल, भूमि पुत्र। यहाँ पे वीनस आता है तो ठीक है। अगर 9th में चला जाए वीनस की प्लेसमेंट,
किसी के हॉरोस्कोप में 9th हाउस में अगर वीनस हो तो ऐसे पर्सन का जो भाग्योदय होगा वो सरकार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट कोई काम करेगा, वहाँ से इसका भाग्य उदय हो जाएगा। इसको सारा स्त्री पुत्र मित्र धन ऐश्वर्य ये सब मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसके लाइफ में मिलेंगी इसको 9th वीनस वाले को। ठीक है, अब आती है आपकी वीनस की प्लेसमेंट 10th हाउस में। अगर किसी के 10th हाउस में वीनस हो तो कहते हैं अच्छा काम करने वाला, अच्छा काम करेगा, ये इसको सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगा, नेम फेम मिलेगा और हायर पोस्ट के ऊपर जा सकता, ऊंचे पद पे जाएगा। ठीक है, अगर इफ 11th हाउस में वीनस का प्लेसमेंट हो तो अच्छा है, लाभ का घर होता है। 11वां हाउस गेन का हाउस है, लग्जरी गेन होगी, अच्छी बात है। इसको मैनी टाइप्स ऑफ लग्जरीज रहेंगी इसके साथ, मैनी काइंड्स ऑफ, है ना, एक लग्जरी नहीं, काफ़ी सारी। लेकिन इसके साथ में एक गड़बड़ है, क्योंकि 11th हाउस सोशल करने आपका सोशल नेटवर्क होता है ना। और ये शुक्र देवता जहाँ पे आते हैं ना 6 नंबर, ये गड़बड़ भी करता रहेगा। तो क्या करेगा फिर, ये भी बाहर की तरफ ढूंढेगा कुछ। ट्वेल्थ हाउस में वीनस, 12th हाउस किसका है याद है अभी? नहीं, खर्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, ये इस पे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसेस होंगे। शुक्र आया वहाँ पे, क्या खर्चा करेगा? दवाई, हाँ दवाई, लग्जरी के लिए खर्चा होगा इसका। अच्छा, शुक्र आया ना, लग्जरी के लिए खर्चा। वीनस की वजह से। बाकी इसको धन वगैरह सब ये सब चीज़ें मिलेंगी। ऐसे पर्सन को, ऐसा अगर पर्सन है 12th वीनस वाला, से बोलते हैं कि व्यक्ति को रति सुख मिलता है, रति सुख। ठीक है, रति सुख मिलेगा। ये आपके वीनस की 12 हाउसेस की प्लेसमेंट था ट्रेड्स के सामने। चेक करो हॉरोस्कोप में, कुछ मिलेगा जरूर। जैसा मेरा 3rd हाउस में वीनस है, अब 3rd हाउस का वीनस क्या बोलता है देखो। 3rd हाउस का वीनस कहते हैं निकृष्ट फल देता है, सुख संपत्ति से बिना, स्त्री के बिना, है ना, लिखा तो यही है। लेकिन वहाँ पे क्या फ़र्क है पता है, वो अपने ही घर में बैठ गया पे 7 नंबर लिखा हुआ, लिब्रा साइन में वीनस आके बैठ गया था। इसमें सर युति का भी तो फर्क पड़ता होगा, जैसे मेरा 11th, हाँ 11th में है शायद, तो उसके साथ सन भी है, मरकरी भी है, तो फिर उनका भी तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर शुक्र के साथ में सूर्य आ गया तो गया, एक प्लेनेट हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कौन जा रहा है। और सन और वीनस के साथ में बुध आ गया, खराब। हाँ वही खराब ही हो गया ना, वो पूरा घर ही खराब हो गया। लेकिन अब उसमें फिर 11th हाउस खराब हुआ तो फिर 11th जुपिटर का है, तो उसके बाकी हाउसेस भी खराब हो गए। नहीं है 11 जुपिटर का कैसे होगा? 2, 5, 9, 11, अगर 11th खराब हुआ तो 2, 5, 9 भी खराब होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 11th हाउस खराब हुआ है, वहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके खराब हुआ। अच्छा,
खराब में भी मैं कह रहा हूँ ना, चेक करना पड़ेगा उसको। अभी आपके हिसाब से दिख रहा है जैसे सन भी है, विनस भी है, मर्क्यूरी भी है। हम्म। अब सन सब डिग्री वीनस भी देखी जाएगी ना? है जी। डिग्री दृष्टि भी तो देखी फिर जाएगी। डिग्री भी होगी, दृष्टि भी ऑब्वियसली, होगी, सब कुछ ही होगा ऑब्वियसली सर फिर। डिग्री देखी जाएगी, सब देखा जाएगा। जैसे थर्ड हाउस की दृष्टि पड़ रही है 11th पे, थर्ड हाउस की डिग्री, थर्ड हाउस की दृष्टि 11th में कैसे आएगी? 9th और 11th पे सीधी दृष्टि। नहीं नहीं, हाउस की कभी तिरछी दृष्टि नहीं जाती, थर्ड प्लेनेट की घर आती की, है। घर की, प्लेनेट की दृष्टि होती है, घर की कोई दृष्टि नहीं प्लैनेट की होती। तो, थर्ड थर्ड घर की हाउस नहीं, वाला हाउस की। 11th को कैसे देख लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है तो, अगर जुपिटर है तो वहाँ बन सकती है ये 5 7 9 वाली। बाकी तो थर्ड 11th को देखने का हाँ कैसे होगा सर, बताओ अच्छा। आप। भाई जुपिटर की है 5 7 7 तो सबके पास है, सेम है। हाँ 7 दो सबके साथ एडिशनल है। है 5 और 7, तो 3 4 5 6 7, सातवें घर पे जुपिटर की दृष्टि, 8 9 नौवें घर पे, और फिर आपका 11वें घर पे नौवीं दृष्टि। सही है, लेकिन वहाँ पे जुपिटर है क्या थर्ड में? सर फिर पड़ी थी 11वें घर पे पड़ी दृष्टि। जुपिटर है मतलब थर्ड हाउस में आपके? नहीं नहीं नहीं, तो फिर 10th में है, 10th में। तो 10th में जब उसकी दृष्टि पड़ ही नहीं सकती। हाँ वहाँ नहीं पड़ी। ऐसे कैलकुलेट किया करो, ऐसे काउंटिंग ऐसे सही चलेगा। 7 यही 9 थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता 7 तो सर। सबकी है ना, 7 तो सबका मान के चलो। अब किसके पास हाँ एडिशनल? सैटर्न के पास, मार्स के पास, जुपिटर के पास। और जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वही राहु केतु की एस्पेक्ट होती है, हाँ खत्म जी। बात, इतना ही है एस्पेक्ट, और क्या है? और कौन सा एस्पेक्ट है? वो एस्पेक्ट कुछ नहीं है। कंफ्यूज मत हो, आराम से एक एक चीज़ को डिकोड करो, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपके सामने मिलेंगी। आप अगर बेसिक लेवल पे भी कुछ चीज़ें निकालोगे गलत नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, ये होगा कि थोड़ा सा अब मतलब जो परसेंटेज वाइज देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा होगा, बाकी चीज़ें वही आप जो निकालोगे वही आगे निकलती है। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं एडवांस वाले जाके, वो एक चीज़ है। अब जैसे मंजू जी ने कहा डिग्री का, तो डिग्री का भी फर्क पड़ेगा। सन के साथ में अगर कोई भी दूसरा प्लेनेट कंजक्ट होके आया बैठा है, अगर उन दोनों की डिग्री का 8 डिग्री तक अगर डिफरेंस है तो कंबस्ट डिफरेंस है। है, और अगर 8 से ज़्यादा अगर दूर आ गए तो फिर कंबस्ट नहीं होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर आपको कंबस्ट बताएगा, लेकिन वहाँ पे यही आपको चेक करना है। ठीक हो गया? सन के साथ में जो हो गया कंबस्ट हो गया। डिग्री में देखो कितना फ़र्क है, 8 डिग्री तक है तो कंबस्ट है, 8 से ज़्यादा 9 डिग्री का, 10 डिग्री का, 11 का फ़र्क आ गया, देन वो कंबस्ट यानी अस्त नहीं होगा, मृत नहीं होगा। आपके थर्ड हाउस में सैटर्न मून है ना? थर्ड में शोभना जी कहाँ पे? सैटर्न मून, शनि चंद्र कहाँ है आपके? 7th में। 7th में सैटर्न और मून। रेमेडी कर रहे हो उसकी? उसकी वो नहीं अभी नहीं उसकी कहाँ बताई थी आपने, बतानी थी अभी। अरे क्या बात कर रहे हो, सैटर्न मून की रेमेडी सैटरडे के दिन पीपल के नीचे आपको एक नारियल फोड़ना है, पानी वाला नारियल फोड़ना है। आज ही है सैटरडे तो। फोड़ दो जाके, अच्छा, नेक्स्ट सैटरडे को फोड़ लेना। डेट ऑफ बर्थ। दूसरा एक और काम करना है, महीने में 2 सर वो एकादशी। टूटेगा कैसे, नारियल इतना पक्का होता है। उसकी जट सर वो जटा अब हम नवरात्रे में नारियल, नवरात्रे में दुर्गा माँ के आगे नारियल कैसे फोड़ते हो, कैसे चढ़ाते हो? हमारे यहाँ हमारी साइड में लेडीज नहीं करती हैं सर, जेंट्स करते हैं। आपके यहाँ नहीं करते हैं ना? मान लेना ना, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, वो खानी है, बस कर लो जाके। उसकी वो जूट उतार के। हाँ, जूट उतरेगी तो फिर ऐसे वो फूटेगा कैसे हाँ बताओ? ठीक है। पॉसिबल कैसे? जूट तो उसकी उतारनी पड़ेगी, जूट उतरेगी तभी तो वो उसको फोड़ पाएंगे हम। हम्म। एक और काम करते हैं इसके साथ में, सैटर्न मून और ये हर बार एकादशी। एवरी सैटरडे है, एवरी सैटरडे।
करते जाओ ना, नुकसान थोड़ी ना होगा। कभी हो जाता है, कभी 2 कर लेना, करना जरूर। महीने में 2 बार तो कर ही लेना सैटरडे। एकादशी का उपवास करना, फास्ट उपवास करना एकादशी जब भी आए, 2 आती है हमेशा। एक कृष्ण पक्ष, एकादशी तो 2 होती है महीने में। हाँ एकादशी करनी है, अच्छा। वो करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ करना भी। ये सैटर्न मून की सबसे बेस्ट रेमेडी। कोई नहीं विश्व दोष से डराया है, धमकाया, धमकाया तो नहीं, डरा ही जाता है हमेशा। तो इसका अब देखो ये एस्ट्रोलॉजी में, एकादशी, हाँ हाँ बोलो बोलो। एकादशी वाला व्रत किसके लिए होता है सर? इसी यही इस कंजक्शन इसी को के लिए। तोड़ने के लिए। अच्छा। चलो और बताओ, मंदिर जाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो जाके, अपने घर से आइस ले जाना, बर्फ, वो शिवलिंग के ऊपर रख देना। वो जैसे जैसे बर्फ बर्फ है शनि, और जो पानी में जो डाइल्यूट, वो सॉरी मेल्ट हो रहा है, वो है चंद्रमा। आपने क्या किया, सैटर्न मून को अलग कर दिया। ये लॉजिक है इस रेमेडी का। सैटर्न है बर्फ। सैटर्न और बर्फ है, सैटर्न अब बहुत ठंडा है। पेट्रोल कैसा होता है, ठंडा। हाँ। स्प्रिट कैसी होती है, ठंडी। ये कहाँ मिलते हैं आपको, नीचे। तो मैंने बताया हुआ, शनि की सल्तनत कहाँ है, पाताल लोक, नीच। हाँ। ठंडा, जल हाँ। जाता है ना, उड़ जाता है। तो ये बर्फ, जो बर्फ है ये सैटर्न है। अब आप कहाँ ले गए, शिव मंदिर है, शिवलिंग के ऊपर रखा, अब वो वहां से पानी एक एक बूंद निकल रहा है, यानी उस बर्फ से क्या निकल रहा है, पानी। मून। शनि मून। से चंद्रमा निकल रहा है। मून। ये हाँ इसका लॉजिक ठीक है है। रेमेडी का, कोई नहीं पानी बताते। मून हो गया। हाँ ठीक है सर। करो, ये लो और रेमेडी मुझे, मेरे को आप जैसे बात करोगे मुझे वैसे रेमेडी याद आ जाती है। और एकादशी का फास्ट कर लो। अब एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न होता है आपका प्रोफेशन, कर्मा। आपका हम्म। सैटर्न है प्रोफेशन। अब उसके साथ में ये। कौन बैठा है, मून। चंद्रमा यानी मन, हम्म। चंद्रमा यानी मन। एक चीज बताओ मुझे, अभी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टीनेजर की बात करूँ या जब आपकी शादी वगैरह हुई उस टाइम की बात करूँ, मतलब बिलो 40 ईयर, आपको ठंडा खाना पसंद नहीं था? जैसा मर्जी खा लेते हैं सर, ऐसा नहीं कभी नहीं, ऐसा मर्जी खा लेती हूँ, नहीं नहीं, चीज़ बताओ मुझे आप। आपको ठंडा खाना, जैसे कभी कुछ हुआ, फ्रिज में से कुछ निकाला खाया? सर मेरे को वैसे आइसक्रीम ज्यादा, वो शिव, ये बर्फ वाली जगह पे भी आइसक्रीम खाना पता है क्या, ये सैटर्न मून का कंजक्शन है ये। अच्छा। ये सैटर्न मून वाला पर्सन भले कुछ भी हो जाए ना, रात को भी निकाल के फ्रिज में से ही खाएगा। चाहे हाँ। अचार रोटी चपाती लेके पिकल वहां से निकाल के खाना है, या कुछ ढूंढे रात को जाके, कुछ फ्रिज में रखा होगा, चलो खाते हैं। हाँ ये सैटर्न मून है। वो तो अभी तक भी है ऐसे सर। चलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। सर्दी के अंदर हिल स्टेशन में जाके कोई आइसक्रीम खा सकता है? मैं खाती हूँ। मैं भी खाता हूँ, सैटर्न मून है। ठीक है, ये प्लेनेट्स बहुत कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो सैटर्न है आपका प्रोफेशन, मून क्या है, थॉट, माइंड। मन। मन। मन हाँ। तो इस पर्सन का प्रोफेशन किससे कनेक्ट होना चाहिए, मन से। मून। मून से। तो अब मन से रिलेटेड कौन सा प्रोफेशन है, ऑकल्ट, मन को पढ़ने की विधा, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। अच्छा। तो मैं क्या एडवाइस कर सकता हूँ, बिना कुछ देखे आप ऑकल्ट में चले जाओ, आंख बंद करके बोलूंगा मैं, ऑकल्ट में चले जाओ। हम्म। और नहीं तो फिर कैटरिंग का काम चालू कर दो। हम्म। वो कहाँ से पानी का लेके, भी हो सकता है सर, पानी का हो सकता है, जैसे मिनरल वाटर का, और हो ये सकता सारी है, हो चीजें ये सकता भी है, हो सकते हैं। हो सकता है। दिमाग लगा के क्योंकि कर मून सकते से रिलेटेड हो गया ना। हैं। उसका प्रोफेशन ये ऑकल्ट में आएगा पर्सन ना, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। मन अब को ऑकल्ट में ही हूँ, आ गई तो। अपना, आप आए थोड़ी ना हो। मैं हमेशा नहीं। क्या बोलता हूँ, हम आते नहीं, हमें लाया जाता है। मैं भी आया हूँ,
मेरा प्रोफेशन तो बिल्कुल ही अलग था, लाया गया। प्लेनेट्स लाते हैं आपका, आपके नंबर्स लेके आते हैं, आप नहीं करते हो, आपसे प्लेनेट करवाते हैं। यही तो तो गड़बड़ वही है। हैरानी है सर, 30 साल टीचिंग के बाद एकदम से सडन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको। कितना ईजी है प्रोफेशन निकालना, बोलो किसी सर को वही भी। मेन वही है, डी कोड करना आना चाहिए कि आप एक एक सिंगल सिंगल चीज़ों को तो डिकोड करवा रहा हूँ मैं आपसे, एकदम से कंजक्शन, सारे कंजक्शन सिंपल सा पकड़ लो। शुक्र कौन है, मंगल कौन है, बुध कौन है, सूर्य कौन है, मून कौन है, बस आपकी चीज़ें आपके सामने चलेंगी। वही है सर, अगर इन्हीं सभी प्लैनेट्स को डिकोड करना आ गया फिर तो कुंडली देखनी कोई मुश्किल तो नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, जब मैंने क्या बोलता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करता हूँ, जब मेरी फर्स्ट टैग क्या होता है, यही होता है ना। हमें थ्रू दिस साइंस डिकोड सीखना, हमको डिकोडिंग करना, चाहे प्लेनेट्स है हाँ, वही आना चाहिए सर। और एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन है या न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन टूल है। जब जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म को डेवलप किया तो उन्होंने सोचा था कि हम प्रिडिक्शन, भविष्यवाणियाँ करेंगे। या जब न्यूमरोलॉजी की फॉर्म के ऊपर वर्क हुआ या वास्तु का था ये सारी चीज़ें, कि नहीं हमको था कि न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ लेंगे, फिर हम उसका एनालिसिस करके बताएंगे। कभी था ही नहीं, कभी ये फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, कभी नहीं हुआ। लेकिन लोगों को ये लगने लग गया कि हाँ ये प्रिडिक्शन वाली चीज़ें, इससे हम ये, लोगों को इंटरेस्ट क्यों है पता है आप लोगों को, मुझे नहीं पता, है ना। मैं अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ सोच के तो यही आते हैं। मैं भी अगर होता तो मैं भी सोच के ही जाता, चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा, हम भी प्रिडिक्शन करेंगे। ऑब्वियसली ये जनरल चीज़ है, करेंगे। यही लगता है एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन हो सकता है, न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करता, हम किसी को देख के बता देंगे, बड़ा इंप्रेस हो जाएगा सारी, दिमाग में यही चलता है सब। लेकिन जब कहते हैं ना किसी चीज़ के, जब आप डीप में अंदर जाने लगते हो, जब आपका एक इंटरेस्ट बिल्डअप होने लग जाता है, फिर ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। नो डाउट शायद मैंने सीखा इसीलिए था, प्रोडिक्शन करेंगे, है ना, बताएंगे भविष्य सबका। लेकिन अब मुझे कोई आके कहता है कि यार इसके बारे में बता दो, मुझे बड़ा सीन लगता है कि क्या पूछना है, छोड़ो, बात करो दूसरी करो, फ्रिक्वेंसीज के वाइब्रेशंस में ये बात करते हैं, प्लेनेट्स के ऊपर बात करते हैं। जब आप बात करोगे आपकी एनालिसिस, आपकी प्रिडिक्शन अपना आप ही चालू हो जाती है वहाँ पे। प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन बताओ मुझे। आपके किसी की कोई हॉरोस्कोप का, चलो आपका प्लेसमेंट बताओ, कोई भी एग्जाम किसी भी, कहाँ पे बताओ मुझे, एक प्लेनेट का बता दो, मैं भी आपको बताता हूँ। बताओ, अगर हॉरोस्कोप आपके सामने ओपन है आपका, बताओ मुझे एक प्लेनेट पे यहाँ पे बैठा है। सर मून 10वें बात हाउस में है। मून 10वें हाउस में। मून 10वें हाउस में है, नंबर क्या लिखा है वहाँ पे? 9। जुपिटर। 10वां हाउस किसका? सैटर्न। 10वां हाउस किसका? इस सेकंड का। नहीं, अच्छा राशि के हिसाब से। 10वें घर से राशि के हिसाब से तो ये 10 कैप्री 9 नंबर कैप्री हो है, गया ना। सेगिटेरियस है, धनु राशि है। हाँ, धनु अब धनु इसका धनु राशि। अब धनु इसका है। लॉर्ड जुपिटर धनु। कहाँ बैठा है बताओ मुझे। धनु की ओर से। जुपिटर इसके अपोजिट, मतलब सेवन, फोर्थ हाउस। फोर्थ। 1 2 3 4 फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस किसका में। है? मून का। फोर्थ मून हाउस मून है मून। मून का, यानी कि कैंसर। मून के हाउस मून में जुपिटर, मून और जुपिटर के हाउस में मून बैठ गया। आपका ओके। प्रोफेशन में मून वाले इफेक्ट चलेंगे, केयरिंग, हेल्पिंग, नर्चरिंग, प्रोफेशनल। है ना, इंट्यूशन। यहाँ जुपिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे सर? जुपिटर 9 नंबर लिखा और वो लॉर्ड बैठा एकदम ऑपोजिट में, 4th हाउस में जाके। हाँ, फिर जुपिटर से कैसे कनेक्ट किया, फिर जैसे मून अभी से तो मैं कर रहे हैं जुपिटर से जुपिटर। कनेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अभी मून से जुपिटर बात। से नॉलेजेबल नॉलेज हो गई, ये चीज ऐसे करेंगे। हाँ, 4th हाउस में अगर जुपिटर गया है, जुपिटर 4th हाउस में गया है, तो फिर हम मून को लेंगे। हम तो सिर्फ मून से ही बात कर रहे हैं। इनका 10वां क्या है, कर्म का स्थान है, कर्म स्थान। अब वहाँ पे कौन है, मून है। तो प्रोफेशन हाउस में इनके, अब मून कैसा अच्छा। है, बहुत फास्ट मूविंग है ना, बहुत फास्ट है।
हाँ जी। क्या करेगा वहाँ पे, इनके ऊपर उतार चढ़ाव बताएगा। प्रोफेशन को लेके, प्रोफेशन हाउस को लेके जब ये प्रोफेशन कर रहे होंगे तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अचानक से चीज़ें अप एंड डाउन, जैसे मून होता है ना, चेंज 16 कलाएँ बढ़ती है घटती है बढ़ती है घटती है, तो वो कैसे ग्राफ चलेगा, ऐसे 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 ग्राफ चलता रहेगा। 15 डेज का जैसे आज जो सही होता है। कल खराब, कल सही परसों खराब, ऐसे चलेगा। मूड स्विंग्स वहाँ पे दिखेंगे इनके, कहाँ पे, प्रोफेशन हाउस पे दिखेंगे, प्रोफेशनली दिखेंगे वहाँ पे। अरे अभी तो एकदम सही से बात करें तभी क्या हुआ, एकदम से मूड खराब हो गया। अरे अभी तो इनका मूड सुबह से खराब ही क्या हुआ, एकदम से सही हो गया। स्विंग करेंगी, स्विंग, ये स्विंग चलेगा वहाँ पे। प्रोफेशन में कितनी स्टेबिलिटी थी मंजू जी आपके, आपने किया जब? सर अच्छा चलता था फिर बंद हो जाता, बंद ही हो गए। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके सामने ये बैठा है, इसको ये कह रहा है मैं ये दे दी लैंग्वेज है, पकड़ ले इसको, पढ़ ले। सक्सेस मिली और खत्म। तो चेंज कर रहा है ना, वो रुकने नहीं दे रहा। चंद्रमा स्टेबिलिटी कभी नहीं देता, ध्यान रखना आप लोग। चंद्रमा कभी ये उथल पुथल देता है। हाई टाइड कहाँ पे आते हैं, आते हैं ना। वो भी मून का इफेक्ट होता है, हाई टाइड अब तभी देख लो होता है। वो कहाँ पे बैठा है, वो कितने किलोमीटर दूर से बैठा, उस पानी को खींच लेता। कम पावर है ये इसकी। कहते हैं खींचता तो घर के पानी को भी, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो ओपन है ना, तो वो हिलोरे मार रहा है, हाँ। कहते हैं ना हिलोरे मार रहा है। जब वो कब होगा, जब फुल मून होगा। ऐसा नहीं अमावस पे आपको हाई टाइड दिख जाएंगे, नहीं होगा। वो फुल मून पे ही होंगे, हाई टाइड होंगे। और जैसे ही हाई टाइड यानी जैसे ही फुल मून हुआ, तो ऐसे पर्सन्स के दिमाग के अंदर कैसे कहते हैं कि इनके मतलब सिंगल सेकंड ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हजारों थॉट्स आ जाते हैं दिमाग के अंदर, पता नहीं कितने थॉट्स चलते हैं, खुद ही नहीं गिन पाएंगे ये। फुल मून पे सर किस मतलब जैसे आप कह रहे हैं फुल मून, ये तो आपने इफेक्ट बताया नेचर का, इंसान के ऊपर फुल मून का इफेक्ट कब होता है, किस टाइप के इंसान पे वो फुल बहुत मून का एक्टिव चलेगा मून, मून वाला जो मून से हर रूलिंग है ना, इंसान पे, मून से या रूलिंग फिर है लगन? जो मून से रूल हो रहा है, एसेंडेंट लॉर्ड या चाहे आपका मून मून साइन लॉर्ड, हाँ चंद्र मून राशि, साइन। या किसी की हाँ डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29, हाँ। ये सब मून से चलने वाले। इनके लाइफ में यही चलेगा। हर महीने के 3 से 4 दिन इनको बहुत बड़ी बेचैनी चलती है। इनका मतलब इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में। जब अमावस वाला आएगा तो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे पर्सन, कुछ नहीं से पूछो क्या हुआ, क्यों मूड डाउन है, पता नहीं। मेरा तो सही लग रहा है, आपको और ऐसे ही लग रहा है। पूर्णमासी के आसपास ऐसा होगा। पूर्णमासी के आसपास ये बहुत ज़्यादा एक्टिव में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरी 16 कलाओं के ऊपर चंद्रमा आ गया, फुल एक्टिव है वहाँ पे मून। तो फिर यहाँ पे जब एक्टिव मून होगा तब यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा करेगा। यहाँ से हिलोरे चलेंगे, तो पानी जैसे खिंचता था वैसे ये चलता। मैं नोटिस करूंगी हस्बैंड की हाँ कर 11 लेना, घंटे। करना आपको मतलब लगेगा आपको, जैसे अमावस आने वाली है ना, अब आ रही है अमावस। अब आप कल परसों से देखना उनके, मतलब आपको ऐसे डाउन दिखेगा ग्राफ थोड़ा सा, और वापस 2 दिन बाद में फिर वापस से चेक कर लेना। ये मून की खासियत है, अपने आप ही है ना, आइसोलेट होना, अकेले बैठना, गुमसुम। आप पूछोगे क्या गुमसुम क्यों बैठे, नहीं ठीक है, वो कहेगा सर ठीक है। ऐसा तो बहुत बार होता है, तो उनको नहीं लगता, उनके लिए पर मैंने नेचुरल चीज़ है, नोटिस नहीं किया कि क्यों हो रहा है। ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन आपको पता चलेगा कि ये पर्सन का मूड डाउन है, मतलब ये डाउन चल रहा है, गुमसुम उदास है। कोई आदमी खुद नहीं बोलता मैं उदास हूँ, दूसरा ही बोलता है भाई उदास क्यों है, गुमसुम क्यों बैठा है, सामने वाला ही बोलता है ना। तो पता नोटिस करना, देखो मिल जाएगा आपको पॉज। नहीं सर बोला तो मैंने कई बार है, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर ये आज फर्स्ट टाइम पता लगा, आपने नोटिस करोगी ये चीज। होता है जरूर मिलता है चीज़ें। आप बड़े आराम से किसी चीज़ को डिकोड करो और एक एक को पकड़ के करो, बड़ा मज़ा आएगा। साथ में मत करो, एक एक को, बस चीज़ें निकल जाएंगी आपके सामने। सैटर्न मून से आप प्रोफेशन बता दो, सैटर्न केतु से प्रोफेशन बता दो, सैटर्न राहु से प्रोफेशन बता दो, सैटर्न वीनस से प्रोफेशन, सैटर्न मर्क्यूरी से प्रोफेशन बताओ, सैटर्न सन से प्रोफेशन बताओ, तो सही आप निकलेंगे सारे प्रोफेशन उनके।
सर ये जैसे आपने सैटर्न के साथ सारे प्लैनेट्स को लिया, वो हो चाहे किसी भी घर में, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, या 10th हाउस में होने चाहिए? नहीं, सैटर्न के साथ में होगा तभी तो पता चलेगा। हो किसी भी हाउस में? हाउस कोई भी सैटर्न के साथ में, हाउस से भी पता चल जाएगा। जैसे थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस कौन सा होता है? थर्ड हाउस होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का। हाँ जी, थर्ड हाउस है आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन है। हाँ, तो ऑनलाइन ऑनलाइन है और उसी में अगर राहु भी आ गया तो इट मीन्स बहुत अच्छा तो जाएगा वो टेक्नोलॉजी, फिर। यूट्यूबर बन जाएगा, हाँ है ना, कंटेंट राइटर बन जाएगा। हाँ। ये प्रोफेशन अपना आप ही निकलते जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा वाला काम करेगा। हम्म, ठीक है। हम्म। सैटर्न राहु के साथ में है, टूर एंड ट्रैवल का काम कर ले। वीनस राहु टूर एंड ट्रैवल करेगा, कौन सी एब्रॉड टूर करेगा। अगर केतु के साथ में है तो ये ट्रैवलिंग कराएगा, तीर्थ यात्रा की ट्रेनिंग, ये ट्रैवलिंग करवा। केतु तीर्थ का हो गया ना, केतु इसलिए केतु तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा है, धर्म स्थान का। आप छोटे छोटे से जैसे केदारनाथ का बना दिया, वैष्णो देवी का बना दिया, महाकाल का बना दिया, पैकेज निकालेगा, बड़े अच्छे से चलेगा इसका काम। सैटर्न के साथ में राहु है और मून भी है। रेस्टोरेंट खोल, लेकिन कौन सा कुजीन, कौन सी होगी? एब्रोड, थाई, मलेशियन, ये इस तरीके की। अगर उसी के साथ में केतु है और अगर ये इंटरनेशनल कुजीन पे खराब हो जाएगा, ये जैसे ही देशी अपने ट्रेडिशन वाले खाने के ऊपर आएगा ना, वहाँ देखो उसका मजा आ जाएगा। सात्विक, सात्विक। बस ऐसे ही तो डिकोडिंग यही तो है। और क्या डिकोडिंग है इसमें, बताओ? इजी है या टफ है? नहीं सर, आप बोल रहे हो तो इजी है, पर दिमाग में आना चाहिए ना उससे। मैं बोल रहा हूँ जैसे नहीं आ जाएगा, सब आएगा। प्रोफेशन से देख सकते हो आप, कुछ भी देखो आप, सब चीज़ है। मैंने किसका बताया था? मैंने किसी का बताया था। उसमें फिर सर 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, क्योंकि हमने सपोज सैटर्न के साथ भी कोई युति देखी किसी प्लैनेट की, और 10th हाउस भी देखा हमने। 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, तो उसमें हम 2-3 तरह के प्रोफेशन, 2-3 प्लैनेट से रिलेटेड प्रोफेशन बता सकते हैं। देखो, मेरे 10th हाउस में केतु है। कहाँ आ गया मैं? मेरा प्रोफेशन कहाँ पे कनेक्ट हुआ? स्पिरिचुअल ऑकल्ट में आए, स्पिरिचुअल ऑकल्ट में आ में। गया मैं। हाँ, अब जो 10th लॉर्ड है वो कहाँ बैठा? थर्ड हाउस में। तो अभी मैं आपके साथ में कहाँ से कनेक्ट हूँ? ऑनलाइन। कौन है यहाँ पे? ऑनलाइन थर्ड हाउस आ गया। अच्छा, वहाँ पे वीनस बैठा थर्ड हाउस में, वहाँ पे मर्क्यूरी बैठा थर्ड हाउस में, वहाँ पे सन बैठा है थर्ड हाउस में, और मार्स बैठा है थर्ड हाउस में मेरा। तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ऑकल्ट केतु स्पिरिचुअल वाला काम कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन मैं खुद ही करता हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें बन रही, प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये सब ये ऑनलाइन वाला पार्ट है। मर्क्यूरी यानी कि मेरा एडवर्टाइजमेंट भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। मेरे ऐड सारे मैं खुद चला रहा हूँ। कहाँ पे चला रहा हूँ? ऑनलाइन चला रहा हूँ। अब क्या मिलेगा वहाँ से मुझे? सन है, सन देगा क्या? नेम फेम। ठीक है, बस ये डिकोडिंग है। आपने अपनी चीज़ों को पकड़ के उसके अकॉर्डिंग काम कर लो, काम हो जाएगा। और जिसका चंद्रमा खराब, उसका लाल किताब कहती है ऑकल्ट में आ जा, सब कुछ सही हो जाएगा। जिसका भी चंद्रमा खराब हुआ वो ऑकल्ट में आ जा, जब भी आया। और उसके बाद देखो क्या हुआ। चाहे नरेंद्र मोदी जी को देख लो, चंद्रमा खराब है उनका मून केतु है, मून केतु स्पिरिचुअल वे में चले गए। आज देख लो। और क्या नहीं है ये भी देख लो। उसमें चंद्रमा खराब सर, मैलेफिक प्लैनेट्स राहु, केतु, शनि, मंगल, सैटर्न मून इनके है ना, साथ। सैटर्न मून है। मून गया आपका? हाँ, वही उनके साथ बैठ के कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो खराब हो ही सैटर्न गई। मून है तो मेरा ऑकल्ट में आने के मेरे को कॉज अब सारे समझ में आते हैं ना। सैटर्न मून है यानी चंद्रमा खराब हुआ। 7th हाउस में जुपिटर है यानी जुपिटर खराब है, इसलिए मैं इधर आ गया। ये सब लाल किताब के फॉर्मूला है। वो सिर्फ आने के बाद से ही वो ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। कहते हैं कि जिसका भी शनि चंद्र है, शनि चंद्र की कंजक्शन है,
7 जुपिटर है। लाल किताब ये बोलती है ज़िंदगी में चाहे जितने काम चेंज करेगा, चाहे जितने करेगा, लेकिन जिस दिन ऑकल्ट में आ गया, वहाँ से इसने एस्ट्रोलॉजी चालू कर दी, सब काम, सब पीछे ये काम में इतना नेम फेम हो जाएगा कि जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो आपको दिख रहे हैं ना, उनका देखना यही कंजक्शन मिलेंगे आपको। उनका मून 100 नहीं 200% डिस्टर्ब है वहाँ पे, 200% मून डिस्टर्ब है वहाँ पे, तब ये काम होता है। मून डिस्टर्ब हुए बिना काम नहीं होने देता। आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाओगे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मून डिस्टर्ब नहीं, हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं आ सकते हैं, आ सकते हो, आने के लिए तो ओपन है, लेकिन आप क्या करोगे ये बताएगा आपको। क्या उसमें कुछ करोगे या सीखोगे या पढ़ोगे चले जाओगे। सारे काम कितने 10 काम करेगा, बदलेगा, लास्ट में ऑकल्ट में आएगा, और जब ऑकल्ट में आ गया बस यहाँ से उसकी लाइन सही चलेगी। आप ढूंढो आपका सबका चंद्रमा कैसा है। कोई पढ़ के चले जाएंगे, कोई सीख के जाएंगे, कोई काम करेगा। पता नहीं सर कब काम करेंगे, अभी तक तो सीखना सिखाना ही हो रहा है। देखो, सीखना सिखाना ज़रूरी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं ना जिसे, वो आपको करना पड़ेगा। वो काम करोगे, जब प्रैक्टिस भी होगी, वो काम करेंगे, तब हमारा और थोड़ा डेवलप होगा, नई चीज़ें और ढूंढने का मन करेगा। या आपसे कोई, आप किसी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया आप क्लास ले रहे हो, है ना, कोई क्लास ले रहे हो, वहाँ पे किसी ने आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर दिया, आपके पास जवाब नहीं है। स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है। अब आपके पास जवाब नहीं, अब आप क्या करोगे? उस टाइम तो कैसे भी करके उसको समझा बुझा के, और फिर क्लास डाउन करते ही आप लग जाओगे। तो जब आप ढूंढने निकलोगे तो क्या होगा? चीज़ें नई प्रैक्टिसिंग अपने आप ही हो रही है, ढूंढ रहे हो, नई चीज़ मिल रही है, इसको समझ रहे हो, तो ये क्या करेगी? आपको आगे तो ले जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दो, प्रैक्टिस अपना होगी। ठीक है ना? तो उससे ये सबसे